नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया बजट। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 57,432 करोड़ रुपए का पेश किया बजट में अटल आयुष्मान योजना के संचालन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए दिए 3,319 करोड़ रुपए। पलायन और समग्र शिक्षा का भी बजट में रखा गया ध्यान। पलायन रोकने को 18 करोड़ तो समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1,154 करोड़ 62 लाख का प्रावधान। अब कल्व नगरी के नाम से जाना जाएगा कोटद्वार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी मंजूरी। कोटद्वार नगर निगम ने भेजा था प्रस्ताव। कोटद्वार से दिल्ली के लिए सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू। रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। लोगों को मिलेगी सहूलियत। कुंभ के दौरान प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस पर रोक। वाद को शांत कराने के लिए लगाई रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 57,432 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार का यह 5वां बजट है। इससे पहले आज सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई और इस दौरान सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2021 की रिपोर्ट रखी गई। मुख्यमंत्री रावत ने जो बजट पेश किया उसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 44,151.24 करोड़ राजस्व आय का अनुमान जताया गया है। उम्मीद की गई है कि कर के रूप में 20,195.43 राजस्व प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 57,400.32 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान इस बजट में जताया गया था। सरकार ने कहा कि वेतन भत्तों पर लगभग 16,422.51 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। इसी तरह पेंशन मद पर 6419 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पेश किए गए बजट में कोई राजस्व घाटे का अनुमान नहीं है, लेकिन राजकोषीय घाटा 8,984.53 करोड़ रुपए आका गया है। आदि महत्वपूर्ण पहल की है। कोशिश है कि लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ मिले। दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाला आम आदमी भी सीएम हेल्पलाइन के द्वारा अपनी शिकायत का समाधान निश्चित अवधि में प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में सदन को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आगामी 5 वर्षों हेतु 15वें वित्त आयोग से हमें 14वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 2 गुना धनराशि प्राप्त होगी। राजस्व घाटा अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग ने हमें कोई धनराशि की संस्तुति नहीं की। वहीं 15वें वित्त आयोग द्वारा इस वर्ष में 28,147 करोड़ रुपए की संस्तुति की गई है। 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय हेतु 2015-20 अवधि हेतु 2,698 करोड़ 50 लाख रुपए की संस्तुति की थी। वहीं 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए लगभग 55% की वृद्धि करते हुए इसे 4,181 करोड़ 9 लाख रुपए करने की संस्तुति की है। इसी प्रकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु 14वें वित्त आयोग की अवधि के अंतर्गत 1,042 करोड़ रुपए की संस्तुति की गई थी, जिसमें लगभग उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण विधानसभा में अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस बार का बजट 57,000 करोड़ का रहा। बजट में क्या कुछ खास रहा, आइए आपको दिखाते हैं। 2021-2022 के लिए 57,400.32 करोड़ का बजट पेश किया गया। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन के 150 करोड़ का प्रावधान। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3,319 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान। पलायन रोकथाम योजना हेतु 18 करोड़ रुपए का प्रावधान। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1154 करोड़ 62 लाख का प्रावधान। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 153 करोड़ 7 लाख का प्रावधान। विकास योजना के अंतर्गत 87 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान। गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 245 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम राज्य कृषि विकास योजना में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान।
एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना में 12 करोड़ रुपए का प्रावधान। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 67 करोड़ 94 लाख की धनराशि प्रस्तावित। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 47 करोड़ रुपए का प्रावधान। आज त्रिवेंद्र रावत ने बजट पेश किया, जिसमें कई घोषणाएं की गई। क्या कुछ घोषणा हुई बजट में, आइए आपको सुनवाते हैं। तकनीक के प्रयोग से प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार के लिए की गई ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट, सीएम हेल्पलाइन, सीएम डैशबोर्ड, उत्कर्ष आदि महत्वपूर्ण पहल की है। कोशिश है कि लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ मिले। दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाला आम आदमी भी सीएम हेल्पलाइन के द्वारा अपनी शिकायत का समाधान निश्चित अवधि में प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में सदन को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आगामी 5 वर्षों हेतु 15वें वित्त आयोग से हमें 14वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 2 गुना धनराशि प्राप्त होगी। राजस्व घाटा अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग ने हमें कोई धनराशि की संस्तुति नहीं की। वहीं 15वें वित्त आयोग द्वारा इस मद में 28,147 करोड़ रुपए की संस्तुति की गई है। 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय हेतु 2015-20 अवधि हेतु 2,698 करोड़ 50 लाख रुपए की संस्तुति की थी। वहीं 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए लगभग 55% की वृद्धि करते हुए इसे 4,181 करोड़ 9 लाख रुपए करने की संस्तुति की है। इसी प्रकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु 14वें वित्त आयोग की अवधि के अंतर्गत 1,042 करोड़ रुपए की संस्तुति की गई थी, जिसमें लगभग 396% की वृद्धि करते हुए 15वें वित्त आयोग द्वारा इस मद में 5,178 करोड़ रुपए की संस्तुति की है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग अवधि में 33,737 करोड़ 27 लाख रुपए की संस्तुति के सापेक्ष 40% की वृद्धि करते हुए 15वें वित्त आयोग द्वारा इस मद में 47,234 करोड़ रुपए की संस्तुति की गई है। निसंदेह संसाधनों की कमी से जूझ रहे इस राज्य के लिए 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियां संजीवनी का कार्य करेंगी। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग का और उत्तराखंड की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही 15वें वित्त आयोग के समस्त राज्य का पक्ष रखने वाले अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों एवं अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जहां वर्ष 17-18 में 2,19,954 करोड़ रुपए था, बढ़कर वर्ष 19-20 में 2,53,666 करोड़ रुपया हो गया। इस अवधि में चक्रवृद्धि औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.39% रही। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2017-18 में 1,80,613 रुपए थी, बढ़कर 19-20 में 2,02,895 रुपए हो गई। राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों में निवेश करने की जरूरत को हमने समझा। जहां पूर्ववर्ती सरकार के प्रारंभिक 4 वर्षों में मात्र 16,410 करोड़ 51 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया, वहीं हमारी सरकार के प्रथम 3 वर्षों में ही 17,512 करोड़ 96 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किया जा चुका है। यदि वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान 7,608 करोड़ रुपए और 96 लाख रुपए को संतुलित कर लिया जाए तो पिछली सरकार द्वारा 4 वर्षों में की गई पूंजीगत व्यय की तुलना में हमारी सरकार द्वारा 4 वर्षों में 25,121 करोड़ 92 लाख रुपए की पूंजीगत व्यय किया गया है। यह पूर्ववर्ती सरकार के प्रारंभिक 4 वर्षों की तुलना में 53% अधिक है। महोदय, फिर भी हम बेहतर पूंजीगत परिदृश्य के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। इसी क्रम में बजट वर्ष 2020-21 में जहां पूंजीगत परिव्यय का संशोधित अनुमान 7,608 करोड़ रुपया और 96 लाख रुपए था, वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह राशि लगभग 18% की वृद्धि के साथ 8,975 करोड़ रुपए और 84 लाख रुपए अनुमानित है। इस आय व्यय के निर्माण हेतु आमजन से भी सुझाव प्राप्त किए, जिनमें से अधिकांश सुझाव विमर्श प्लान
आधारभूत संरचना विकास, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, रोजगार एवं कृषि से संबंधित थे। इस आय व्यय में जन भावनाओं के सुझावों को भी सम्मिलित किए जाने का प्रयास किया गया है। मैं हृदय की असीम गहराइयों से जन सामान्य के उन सुझावों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह आय व्यय उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को वास्तविकता के आधार पर पूर्ण करने में सफल होगा। मान्यवर, अब मैं वर्ष 2020-2021 के आय व्यय से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। कृषि एवं सहायक गतिविधियां, हमने कृषि एवं कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियों से जुड़े हुए समस्त पहलुओं को समग्रता से समझने का प्रयास किया है। हम कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस हेतु आवश्यक नीतिगत व पूंजीगत प्रावधानों के लिए सदैव तत्परता रहे हैं। इसी क्रम में विगत 4 वर्षों में हमारी सरकार ने कृषि, औद्योगिकी, दुग्ध विकास, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य, जलागम, सिंचाई, वन एवं पर्यावरण, खाद्य तथा ग्रामीण विकास आदि विभागों के तत्वावधान में आवश्यक नीतियां तथा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, जैविक कृषि एक्ट, नर्सरी एक्ट एवं एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की है। आदरणीय जी, कृषक भाइयों बहनों की सहायता के लिए प्रदेश के 8.82 लाख कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की ग्रामीण आर्थिकी में नई जान फूंकने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल रंग लाती दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए ग्रोथ सेंटर, जो स्वरोजगार की एक नई राह दिखा रहे हैं। आधुनिक तौर तरीकों ने परंपरागत खेती को भी नया रूप दे दिया है। जिन खेतों में कभी बहुत कम उत्पादन होता था, आज यहां पर 10,000 कुंतल धान का लक्ष्य रखा गया है। पहाड़ों में ये लक्ष्य आसान नहीं था, पर ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना ने किसानों के सपनों को उड़ान दे दी है। अल्मोड़ा के चौखुटिया ब्लॉक के अपस्केलिंग पेडी एवं वीट मिलिंग यूनिट ग्रोथ सेंटर में स्थानीय चावल की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है। गेवाड़ घाटी के नाम से मशहूर इस पूरे इलाके में पूसा बासमती, पंत 12 व लाल चावल सहित कई किस्मों की खेती हो रही है। तो वहीं पहाड़ी दालों व अन्य जैविक उत्पादों का भी खूब उत्पादन हो रहा है। इनकी ग्रेडिंग व पैकिंग कर इन्हें बड़े बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ये ग्रोथ सेंटर। किसानों को उनके घर पर ही मिल रहा है उत्पाद का उचित बाजार मूल्य। निसंदेह उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में चावल की व्यावसायिक खेती ने उत्तराखंड की खेती किसानी को नए आयाम दे दिए हैं। अब तक इन ग्रोथ सेंटरों से 30,000 से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को बचाना और विकास कार्यों को करना भी सरकार का काम है। अगर सरकार के पास विकास की ऐसी कोई योजना है तो वो उसे 4 सप्ताह के भीतर अदालत में पेश करे। हाईकोर्ट ने 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले तथा 60% से कम घनत्व वाले वनों को वन नहीं मानने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को उक्त निर्देश दिए हैं।
डोईवाला ब्लॉक के थाना क्षेत्र में रामनगर डांडा गांव के शहीद नरपाल सिंह मोटर मार्ग की हालत पिछले लंबे समय से काफी खराब थी। सड़क की बदहाली गांव के लोगों पर भारी पड़ रही थी, जिसके बाद गांव के ग्रामीणों ने सड़क बनाने के मांग को लेकर आंदोलन किया तो शासन प्रशासन ने ग्रामीणों के आंदोलन का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की। वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग थानों के बीच चल रहा विरोध खत्म कराया और विभाग को समन्वय बनाकर सड़क निर्माण के निर्देश दिए, जिसके बाद अब लोक निर्माण विभाग ने गांव की सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। सर खुशी तो बहुत ज़्यादा है और सरकार का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे और सरकार ने हमारी बात मानी और हमारा संघर्ष भी जो है रंग लाया। ये 20 साल से ये रोड नहीं बन पाई थी, तो अभी हम सब गाँव वाले उत्साह में हैं और अभी हम लोग भी खुद इसमें देख रेख कर रहे हैं कि ये रोड पे कार्यक्रम कैसा चल रहा है और हम लोग सब अपने आंखों के सामने ये काम कर रहे हैं। गंगोलीहाट विधानसभा की बैठक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस जिला प्रभारी भुवन कापरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एकजुट होकर संगठन के मजबूत करने के लिए कार्य किया जाए और गांव-गांव में जाकर कांग्रेस से लोगों को जोड़ा जाए। पार्टी के खिलाफ और अनुशासनहीनता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मिशन 2022 की तैयारी भी अभी से जुट जाने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की और एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने को कहा। हमारी बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले वर्ष चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, बूथ स्तर तक बूथ कमेटियों को कैसे बनाया जाए, कैसे 1 साल तक बूथ कमेटियों का संचालन किया जाए और कैसे पूरे गंगोलीहाट विधानसभा और पिथौरागढ़ जिले में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ बैठक करी है। इसमें हमारे सारे कार्यकर्ता आए हैं और सारे गंगोलीहाट के जितने भी हमारे संभावित प्रत्याशी सब आए हैं और सबने एकजुटता से ये बात कही कि सब कांग्रेस के साथ हैं, जिसे पार्टी हाईकमान तय करेगा। खबर मैंगलोर से है, जहां नगर पालिका के बनाए जा रहे बारात घर को लेकर प्रजापति समाज के लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए बारात घर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। वहीं प्रजापति समाज के लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों पर कर आरक्षित जमीन पर कब्जा बारात घर का निर्माण कराने का आरोप लगाया है कि प्रजापति समाज के लोगों को इस भूमि से मिट्टी उठाने के लिए आरक्षित की गई है। नगर पालिका जानबूझकर आरक्षित भूमि पर कब्जा कर बारात घर निर्माण कार्य कर रही है। विरोध करने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन इस भूमि पर कब्जा करना चाहती है। पूरे मंगलौर में एक भी कोई ऐसा वेडिंग पॉइंट नहीं है, बारात घर नहीं है जिसमें आम आदमी कोई भी अपनी शादी कर सके। सब जहाँ भी किसी को आवश्यकता होती है वो एक बड़ी रकम खर्च करके बाहर जाता है। इसी को नगर पालिका बोर्ड के द्वारा जो है उसमें निर्णय लिया गया कि एक बारात घर बनाया जाए, जिसमें मोहल्ला पठानपुरा से बिल्कुल समीप एक भूमि है जो नगर शासकीय संपत्ति है, ग्राम समाज की भूमि है। हमें 2 बीघा 2 बीस से जमीन सरकारी अलाउड हुई थी पट्टे के लिए। हम कुम्हार बिरादरी के लोग हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इसमें नगर पालिका जो चेयरमैन है डॉक्टर शमशाद और हाजी दिलसाद, ये दोनों लोग इसमें दोनों भाई इसमें बारात घर बनाना चाह रहे हैं। इसमें हम लोगों ने विरोध किया, उसकी तानाशाही, उसकी जोर जबरदस्ती हमें बहुत परेशान करे। इस वजह से हम यहाँ से आपके माध्यम से लोग इकट्ठा हुए। हमने ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं पूरे उत्तराखंड सरकार को पता चल जाए यहाँ पर क्या हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृषि कानून के खिलाफ जारी तकरार, 99 दिन बाद राकेश टिकैत की हुंकार, एमएसपी की मांग पर अड़े किसान नेता, शहरों में पंचायत सिंगू बॉर्डर पर टेंट, फसल मंडी का नया पता पार्लियामेंट। आज का मुद्दा रात 8 बजे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर डोईवाला के बुलावाला गांव से है, जहां गांव वालों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, पर पेयजल विभाग अपनी आंखों बंद कर लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने में नाकामयाब है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण व जनप्रतिनिधि जल संस्थान के कई बार चक्कर काट चुके हैं, पर समस्या का हल नहीं हो रहा, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल के नेतृत्व में एकत्र होकर जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्र में अभी मोटर फूकने के बाद जो लो प्रेशर की लगातार समस्या बन रही है और लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं। पानी का प्रेशर बिल्कुल लो है और कुछ घरों में तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं कि जो मोटर बदली करने की प्रक्रिया है उसमें ना तो किसी जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है उस समय पे, जब ये लोग मोटर उसमें बदलते हैं, पुरानी मोटरें लगा देते हैं रिपेयरिंग मोटर, और कितने एचपी की मोटर लगाई जाती है, कितनी एचपी की लगनी चाहिए, ये भी एक टेक्निकल समस्या शायद हो सकती है। खबर काशीपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जो रामनगर रोड स्थित होटल सभागार में संपन्न हुई। वहीं बैठक में केजरीवाल कार्यक्रम के गहन समीक्षा के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व से नवाजा गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए दिनेश मोहनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सहित कांग्रेस और भाजपा के कुल 4 विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही उनकी नियुक्ति पार्टी में समय आने पर की जाएगी। की बैठक काशीपुर में हो रही थी, जिसमें कि प्रदेश कार्यकारिणी ने कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें एक फैसला तो ये है कि एक 5 सदस्यीय कार्यकारिणी एक कमेटी का निर्माण किया गया है, जो कि आने वाले 2 चुनावों, जो सल्ट विधानसभा उपचुनाव और हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय जो चुनाव हैं, उनको लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी प्रदेश नेतृत्व को। एक तो ये निर्णय है। भारत सरकार ने कुंभ को लेकर एसओपी जारी की है। एसओपी में कुंभ मेले में भजन कीर्तन, भागवत कथा और बड़े आयोजनों को बैन किया गया है। एसओपी को लेकर जहां कुछ साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं एसओपी के विरोध में कई अखाड़ों के आचार्यों, महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वरियों ने प्रेस वार्ता जारी की, जिसमें आवाहन अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा समेत कई अखाड़ों के महंत मौजूद रहे। निश्चित तौर पर वृंदावन हो, कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाए जाने की परंपरा है। आज से श्री दश नाम जूना अखाड़ा में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ 5 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। जूना अखाड़े स्थित माया देवी मंदिर के प्रांगण में अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने आज 5 महामंडलेश्वरों को दीक्षित किया। इसके बाद सभी ने भगवान दत्तात्रेय की पादुका पर पुकार लगाई। इसी के साथ ही आज से ये 5 संत अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए हैं। आज स्वामी वीरेंद्र आनंद गिरी, स्वामी कर्णपुरी और महिला संत जया अम्बे गिरी, विमाल गिरी सहित एक अन्य संतों को महामंडलेश्वर बनाया गया। इस मौके पर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से आए लोक कलाकारों ने अपने नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को प्रदर्शित किया। लालकुआ में कुछ दिन पहले एक ट्रांसपोर्टर व्यापारी से लाखों रुपए की लूट और उसका पर्सनली रिवॉल्वर लुटेरे ले गए थे। जैसे ही इस लूट कांड का पुलिस को पता लगा, वैसे पुलिस हरकत में आई और कुछ घंटों के अंदर ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3 देसी हथियार और लूटा हुआ माल भी बरामद हुआ है और पुलिस ने 7 आरोपियों को जेल भेज दिया। इसी के मद्देनजर व्यापारी द्वारा लालकुआ कोतवाली पुलिस को इस कांड का खुलासा करने के बाद पुलिस को सम्मानित भी किया गया और पुलिस का हौसला अफजाई भी करी गई। बहुत प्रसन्न हूँ और जैसे कि यहाँ की जो टीम ने जिस तरह से मतलब तुरंत ही कार्रवाई की है और एक्शन लिया है, तो अगर इस तरह से अगर वो करते नहीं तो इतनी जल्दी खुलासा होता नहीं, और इसी वजह से मैं यहाँ पर इनको पूरी टीम को जो है सम्मानित करने आया हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।